जब हम इस वर्ड की बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम वर्ड को समझने से पहले हमें एक दूसरा वर्ड समझना पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं स्टेबल। ठीक है, द फर्स्ट वर्ड दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कॉल्ड स्टेबल। हाँ भाई, तो हम अस्तबल की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्टेबल की बात कर रहे हैं। कैन यू गिव मी द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टेबल? आखिरकार उसका मतलब क्या होता है? व्हाट एग्जैक्टली आई मीन बाय द वर्ड स्टेबल? यस, उसमें चेंजेस नहीं आ रहे। सबसे पहली बात है कि स्टेबल इज नॉट अ प्रोसेस, स्टेबल इज अ स्टेट। ठीक है, और स्टेबल स्टेट वो होती है जो सिस्टम, जो भी हमारे पास है, वो चेंज ना करना चाहे। ठीक है, अ स्टेट विच द सिस्टम डज नॉट लाइक टू चेंज, या जिस स्टेट को चेंज करने के लिए हमें एफर्ट करने पड़ेंगे, दैट स्टेट इज अ स्टेबल स्टेट। ठीक है, क्लियर? So that is what we mean by the stable state. Fine. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई स्टेबल स्टेट। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। स्टेबल, a state which the system does not want to change. That is, the efforts must be done. That is, the efforts must be done. सर डज नॉट की बात क्या है? Does not want to change, मतलब कि वो स्टेट जो सिस्टम चेंज करना नहीं चाहता। The state which the system does not want to change, that is, efforts must be made done to change that state is termed stable state. ठीक है, अब ये तो हमने स्टेबल बोल दिया। नाउ दिस स्टेबल स्टेट इन केमिस्ट्री इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हर जगह वर्ड यूज होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम, ईदर देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम or all the force acting on the system are exactly balanced so that the net force acting on the system is zero. That is what we term as equilibrium. ठीक है, लिख लीजिए। equilibrium is the most stable state of the system.
क्या सर, दोबारा बोलना सर। Equilibrium is the most stable state of the system. ठीक है? It is the state in which all forces acting on the system, all forces acting on the system exactly cancel each other, so that the net force acting on the system is zero. आप ये भी कह सकते हैं no net force acts on the system. सर डेफिनेशन समझ में नहीं आया सर। बेटा आप कुर्सी पे बैठे हो अर्नब? यस सर। ओके, तुम कुर्सी के ऊपर कोई फोर्स लगा रहे हो? हाँ। नीचे क्यों नहीं गिरे? अच्छा, कुर्सी तुम पे कोई फोर्स लगा रही है? हाँ लगा रही है। तो तुम छत से क्यों नहीं टकराए? बोलो। सर कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे क्यों नहीं गिरे? Why did you not reach the center of earth? क्योंकि कुर्सी ने एक क्योंकि ऑपोजिंग सर, फोर्स लगा रखा है। यस सर। और जो तुम्हारे पर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है वही फोर्स कुर्सी उसके ऊपर एग्जर्ट कर रही है। और क्योंकि ये दोनों फोर्स, जैसे कि ये कुर्सी है, अब मैं इस कुर्सी के ऊपर चढ़ के बैठ गया, ठीक है? अब मैं इस कुर्सी के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, कुर्सी थोड़ी सी दब गई, लेकिन कुर्सी ने मुझ पर फोर्स लगाया इसलिए थोड़ी सी उठ गई। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर गए। अब ना तो मैं नीचे जा रहा हूं ना मैं ऊपर जा रहा हूं, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन मी इज जीरो। नाउ आई एम इन इक्विलिब्रियम। ठीक है? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन मी इज इन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम है। ठीक है? कुछ पूछ रहे थे आप? Anything to ask here? ठीक है. So that is what we talk about as equilibrium. The net force acting on the system is zero. The system is not moving anywhere. तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं है ना, जब तक वो मूव करे वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। देखो एक और इंपॉर्टेंट बात, इक्विलिब्रियम दो तरीके से होता है, एक नहीं दो तरीके से होता है। एक, अ बॉडी एट रेस्ट, दैट इज एन इक्विलिब्रियम। दूसरा, अ बॉडी इन कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन, वो भी इक्विलिब्रियम है। ठीक है? अगर ब्रिक एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, नो डायरेक्शन चेंज, नो वेलोसिटी चेंज, नो स्पीड चेंज, इट इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है? अगर एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं वो भी इक्विलिब्रियम है। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की बात करते हैं वो भी एक इक्विलिब्रियम है। यस इट डज चेंज बट इट्स एन इक्विलिब्रियम, क्योंकि कंटिन्यूअस चेंज होती चली जा रही है। And centripetal and centrifugal forces are actually balancing each other. The net force acting on the body is zero. ठीक है? Is it okay? तो वो भी एक इक्विलिब्रियम बन जाता है, सारे के सारे फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, मैंने बोला ना यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है? तो वो भी एक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल हो जाता है। ठीक है? अब जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम के अंदर ये तो हमें समझ में आ गया इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम इज अ चेंज। अब
इक्विलिब्रियम की जो भी पोजीशन में जो भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसकी उस पोजीशन को चेंज करने के लिए हमें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ये बॉडी अपने आप चेंज नहीं करेगी। ठीक है। अच्छा, एक और बात, अक्सर हम बोलते हैं स्टेबल, अगर हम इक्विलिब्रियम वर्ड बोलते हैं तो कई बार हम ये बोलते हैं कि द प्रोसेस इज कंप्लीटेड, अ प्रोसेस हैज रीच्ड इक्विलिब्रियम, अ सिस्टम हैज रीच्ड इक्विलिब्रियम मींस दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड। एब्सोल्युटली रॉन्ग। If a system reaches equilibrium, that means it stops there. अगर तुमने उसे कंप्लीशन डिफाइन किया है तो ये कंप्लीटेड है, अदरवाइज इफ इट रीचेज इक्विलिब्रियम द प्रोसेस विल नेवर कंप्लीट, क्योंकि ये प्रोसेस से आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब है रुक गया है, इक्विलिब्रियम का मतलब कंप्लीट नहीं होता। ठीक है। अच्छा, वंस वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट द इक्विलिब्रियम इज, अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की। हमारे पास बहुत तरह के इक्विलिब्रियम है। ठीक है, एक इक्विलिब्रियम जो हमारे पास जो सबसे पहला एग्जांपल आता है वो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम का। ठीक है, लिख लीजिए टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। Static equilibrium. The equilibrium in which no change occurs. The equilibrium in which no change occurs even for an instant. Is termed static equilibrium. Is termed static equilibrium. ठीक है, आगे से लिखिए। It is observed only when the entire system can be considered. It is observed only when the entire system can be considered a point mass. It is observed only when the entire system can be considered a point mass. ठीक है, अब देखो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के कितने सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, किस किस तरीके के एग्जांपल्स हो सकते हैं, और पॉइंट मास हम किसे कंसीडर कर सकते हैं। पॉइंट मास कुड बी अ सिंगल मास, ठीक है, इट कुड बी अ सिंगल मास, और इट कुड बी लार्ज नंबर ऑफ मासेस, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच मूव टुगेदर। मतलब कि एक पार्टिकल को मूव करोगे तो सारे के सारे पार्टिकल उसके साथ मूव करेंगे, उनकी रिलेटिव पोजीशन फिक्स रहेगी, तो दैट वुड बी द एग्जांपल ऑफ अ पॉइंट मास। अब देखो एक सीधी सी बात है, कोई पॉइंट मास नाम की चीज तो होती नहीं है, हमेशा हमारे पास ह्यूज पार्टिकल होता है और उसको हम पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि लेट अस से ये बॉक्स है, ये बॉक्स यहां पर पड़ा हुआ है, जब मैं इस बॉक्स को मूव करता हूं तो ये बॉक्स पूरा का पूरा, ये बॉक्स पूरा का पूरा मूव करता है, इसके अंदर कुछ बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है इस बॉक्स के अंदर। ठीक है, देखो मैंने कुछ नहीं करा है, जैसे डेफिनेशन लिखवाई है इक्विलिब्रियम की। ठीक है, तो अगर मैं इस बॉक्स को मूव करता हूं तो इसके अंदर एक नहीं, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, लेकिन जब मैं इस बॉक्स को मूव करता हूं तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स के साथ मूव करते हैं, उनकी रिलेटिव पोजीशन इस बॉक्स के कंपैरिजन में फिक्स्ड है। अब मैं इस बॉक्स को अगर मैं अपने हाथ पे रखा हुआ तो दिस बॉक्स इज इन इक्विलिब्रियम, सारे के सारे पार्टिकल्स भी इक्विलिब्रियम में है, नो चेंज इज अकरिंग विद टाइम।
तो दिस बॉक्स इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है जब द एंटायर सिस्टम कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट मास. ठीक है, क्लियर. वो भी पूरे की पूरी बॉडी को आपने एक पॉइंट मास लेना. पूरी ट्रेन चल रही है, अब ट्रेन का इंजन मूव करता है तो ट्रेन के इंजन के साथ साथ पूरे के पूरे बोगी साथ में मूव कर रही हैं. ट्रेन का इंजन रुकता है तो सारी बोगीज रुक जाती हैं, सारे पैसेंजर्स रुक जाते हैं. तो पूरी ट्रेन एक पॉइंट मास है. तो द ट्रेन कैन बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम. ठीक है, आर गेट एट रेस्ट नाउ. बेटा हमने उसको एक वन पार्टिकल सिस्टम मान लिया है. देखो मैंने ये नहीं बोला कि इट्स अ वन पार्टिकल सिस्टम, क्योंकि वन पार्टिकल पॉइंट मास सिस्टम होता ही नहीं है. ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है. देयर इज नथिंग कॉल्ड पॉइंट मास, देयर इज नथिंग कॉल्ड पॉइंट चार्ज. पर हम किसी चीज को पॉइंट मास या पॉइंट चार्ज मान सकते हैं. कैसे? क्योंकि एक पॉइंट जैसे मूव कर रहा है, सारा का सारा सिस्टम उसके साथ मूव कर रहा है. उन पॉइंट्स की रिलेटिव पोजीशन इज नॉट फिक्स, इज फिक्स्ड, दैट इज नॉट चेंजिंग. तो हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास को हम पॉइंट, उसको उस पूरे सिस्टम को वही मान लेते हैं. ठीक है, जब भी हमारे पास मान लीजिए ह्यूज स्फीयर है, तो व्हेन वी टॉक अबाउट द डिस्टेंस फ्रॉम दैट स्फीयर वी टॉक अबाउट द सेंटर ऑफ द स्फीयर. क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि पूरा इसका मास उस पॉइंट पर सेंटर्ड है. ठीक है, फिजिक्स के अंदर जब भी हम मासेस की बात करते हैं, जब भी हम चार्जेस की बात करते हैं, जब भी हम किसी भी लॉ की बात करते हैं, चाहे ग्रेविटेशन की बात कर लो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर लो, वी आर कंसिडरिंग एवरी पार्टिकल एज अ पॉइंट मास. पूरी फिजिक्स पॉइंट मास पर बेस्ड है, पॉइंट चार्ज पर बेस्ड है. ठीक है, इज इट ओके? स्टैटिक इक्विलिब्रियम सिर्फ तब हो सकता है जब हम पॉइंट मास, पॉइंट चार्ज कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, अब देयर इज अ सिस्टम कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम. ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम इज the equilibrium or the stable state in which changes are taking place continuously. चेंजेस लगातार होते चले जा रहे हैं, लेकिन वो चेंजेस इस तरीके से हो रहे हैं कि एक चेंज दूसरे चेंज को नलिफाई कर रहा है, सो दैट द नेट चेंज इन द सिस्टम इज जीरो. तो हम जब उस सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें इंटरनली चेंज होते चले जा रहे हैं, लेकिन हम क्या कहेंगे, इसमें चेंज हो कर रहा है, ओवरऑल चेंज तो है ही नहीं ना. हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कुछ चेंज हो. ठीक है, बट ओवरऑल चेंज इज जीरो. So at any length of time, the net change in the system is zero. So we say the system is at equilibrium. कैसे भी हो रहा है, I don't care. मतलब ये कि मैंने जब उसको मैंने एक मेजरमेंट लिया सिस्टम में से, मेरे को एक वैल्यू मिल गई. थोड़ी देर के बाद फिर मैंने मेजरमेंट लिया, फिर मेरे को फिर वही वैल्यू मिल गई. थोड़ी देर के बाद फिर मैंने मेजरमेंट लिया, फिर मेरे को वैल्यू मिल गई. तो when I get the same value at different intervals of time at different positions, I would say the system is at equilibrium. इसका एग्जांपल पेंडुलम, टक 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 चलता जा रहा है. नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो, नेट फोर्स जीरो, इट्स एट इक्विलिब्रियम. ठीक है, अब इक्विलिब्रियम भी, पेंडुलम भी दो तरीके से इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा. मान लीजिए ऑसिलेट नहीं कर रहा, टक टंगा हुआ है, स्टैटिक, नो चेंज इज टेकिंग प्लेस इवन फॉर एन इंस्टेंट. ऑसिलेट कर रहा है, डायनामिक. ठीक है, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया. ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना, अगर किसी सिस्टम में मोर देन वन इंडिपेंडेंट मूविंग पार्टिकल्स हैं, तो वो कभी स्टैटिक इक्विलिब्रियम शो कर ही नहीं सकता. ठीक है, सिंगल पार्टिकल सिस्टम स्टैटिक भी हो सकता है, डायनामिक भी हो सकता है, लेकिन मल्टी पार्टिकल सिस्टम कभी भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम शो नहीं कर सकता. वो डायनामिक ही करेगा, क्योंकि पार्टिकल्स इंडिपेंडेंट मूव कर रहे हैं. ठीक है, और एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. लेट अस से एक एग्जांपल बड़ा मजेदार सा लेते हैं. लेट अस से हमारे पास ये बाल्टी है, एक बाल्टी है हमारे पास. ठीक है, इस बाल्टी में एक छेद है.
ठीक है, यहां पर हमने एक नल लगा रखा है, ठीक है, इसमें से पानी गिर रहा है, वाटर इज फ्लोइंग एट सर्टेन प्रेशर, एक सर्टेन वेलोसिटी से आ रहा है। अब ये जब पानी यहां पे गिरता है तो यहां पे पानी भरना शुरू हो रहा है, जब यहां पे पानी भरेगा तो यहां से पानी निकलना शुरू होगा, ठीक है। अब एक बड़ी मजेदार सी बात है, जैसे जैसे बाल्टी में पानी भरता चला जाएगा पानी का निकलना फास्ट होता चला जाएगा, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इनिशियली पानी बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा, एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचा, एंड देन व्हाट आई फाइंड इज कि जितना पानी इसमें गिर रहा है उतना ही पानी यहां से बाहर निकल गया, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति इस बाल्टी को ऑब्जर्व कर रहा है, इसके पानी के लेवल को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके लिए लेवल स्टैटिक हो गया, अनचेंजिंग हो गया, और ये अनचेंजिंग रहेगा जब तक ये नल चलता रहेगा। द सिस्टम हैज रीच्ड एन इक्विलिब्रियम, ठीक है। देयर इज नो नेट चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट चेंज इज टेकिंग प्लेस एट एवरी इंस्टेंट। हो सकता है किसी इंस्टेंट पे पानी का लेवल थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, किसी इंस्टेंट पे हो सकता है पानी का लेवल थोड़ा सा कम हो जाए, हो सकता है ना, बट ओवरऑल लेवल इज कांस्टेंट। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। ऑब्जर्वेशन में चेंज नहीं दिख रहा, पेंडुलम में तो मुझे घूमता हुआ भी दिख रहा है, ओवरऑल चेंज तो 0 है, ठीक है, क्लियर। यहां पे मुझे पानी गिरता हुआ भी दिख रहा है, निकलता हुआ भी दिख रहा है, बट ओवरऑल चेंज 0 है, इक्विलिब्रियम, ठीक है। इज इट क्लियर? नाउ दिस इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब एक खास बात, जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में हमारे पास कभी भी सिंगल पार्टिकल सिस्टम होता ही नहीं है। केमिस्ट्री के अंदर जब भी हम सिस्टम की बात करते हैं हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, मोल्स, ह्यूज नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो जब हम ह्यूज नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं, ह्यूज नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं, देन इन दैट केस, और हर पार्टिकल, जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिस्ट्री के सिस्टम की बात करते हैं, तो एक बात का ध्यान रखना, किसी भी मॉलिक्यूल को यह पता ही नहीं कि सिस्टम में कोई दूसरा मॉलिक्यूल भी है, यह ध्यान रखना। किसी भी मॉलिक्यूल को यह पता नहीं है कि सिस्टम में कोई दूसरा मॉलिक्यूल भी है। सर इस बात से आपका मतलब क्या है? मेरा मतलब वही है जो मैंने कहा है। मैंने ये कहा है कि तुम्हें एक कमरे में बिठा दिया गया है और तुम्हारी आंख पे पट्टी बांध दी गई है, कान में रुई ठूस दी गई है, तुम्हारे नाक में फिल्टर लगा दिया गया, तुम्हें कोई स्मेल नहीं आ रही, तुम्हारे मुंह पे कपड़ा बांध लिया गया, तुम्हें कोई टेस्ट नहीं आ रहा, यू आर नॉट अलाउड टू टच एनीबडी। एट दिस पॉइंट तुम्हारे उस कमरे के अंदर कितने लोग बैठे हैं? डू यू नो दैट? नो सर। दैट्स व्हाट द मॉलिक्यूल इज। उसके पास कोई सेंसरी ऑर्गन्स थोड़ी ना कि उसको दूसरा मॉलिक्यूल पता चले। तुम रैंडमली मूव कर रहे हो, तुम दौड़ रहे हो, तो तुम किसी से टकरा गए, अब वो पिलर है या दूसरा इंसान है तुम्हें क्या पता? सेम इज विद मॉलिक्यूल। तो जब हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, एक ग्रुप के अंदर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, देन दीज मॉलिक्यूल्स दे आर मूविंग एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। सर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है सर, दैट इज एक मॉलिक्यूल ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। वो तो कोई पिलर भी अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, बट उसको नहीं पता। फाइन, ओके, नाउ दे आर मूविंग इंडिपेंडेंट। मैंने पहली बात है मैंने बोला इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, दे आर मूविंग इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। नाउ अगर ऐसा सिस्टम हमारे पास है तो वो कभी भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, हमारी जो लाइफ है ना, हमारी लाइफ में जितने भी इक्विलिब्रियम्स है वो डायनामिक है, ठीक है। लेट अस से हम बात करते हैं दिल्ली की पॉपुलेशन की। दिल्ली की पॉपुलेशन कुछ टाइम के बाद स्टैटिक हो जाएगी, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि लोग आ नहीं रहे जा नहीं रहे, जितने आ रहे हैं उतने जा रहे हैं, और किसी को नहीं पता कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है, बस हो रहा है। द पीपल आर मूविंग इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। कोई किसी से प्लान करके नहीं जाता, अच्छा तू आ रहा है चल मैं चला जाता हूं, है अभी तक तो है, लेकिन
दैट इज अ बिट डिबेटेबल टॉपिक। किस चीज को तुम इक्विलिब्रियम मानते हो? तुम नोटिस नहीं कर पा रहे हो इसलिए वो इक्विलिब्रियम में है, या वाकई में उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है इसलिए इक्विलिब्रियम में है? तो ये भी तो फर्क है ना। क्योंकि कोई कोई भी नमूना मुझे कभी कह सकता है सर ऐसा है, एक बार बताओ कि जो अर्थ का जो डिस्टेंस फ्रॉम द सन है क्या वो कांस्टेंट है? द प्रॉब्लम इज इट इज नॉट एग्जैक्टली कांस्टेंट। मतलब एलिप्स की बात नहीं कर रहा हूं। हैज इट रिमेन द सेम थ्रू आउट? नो, इट हैज नॉट रिमेन थ्रू आउट सेम। जो अर्थ और मून का जो डिस्टेंस है क्या वो सेम है? नहीं। अर्थ और मून का डिस्टेंस कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। इट इज एक्चुअली मून इज मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ। नहीं, अवे, अवे। अगर मून अर्थ की तरफ आ रहा होता तो बेटा जितना वो पास आएगा उतनी उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। तो अगर अर्थ की तरफ मूव कर रहा होता तो वो अब तक क्रैश कर गया होता। इट इज मूविंग अवे एंड दैट इज वाई इट इज स्लो मूवमेंट। ठीक है, एवरी ईयर इट इज मूविंग सम सेंटीमीटर और मीटर्स लाइक दैट। ठीक है, क्योंकि देखो बेटा जब भी कोई चीज किसी की तरफ मूव करती है तो वेलोसिटी बढ़ती है, पर जब दूर मूव कर रही होती है तो वेलोसिटी कम हो रही होती है। तो इसलिए दूर थोड़ा धीरे धीरे जाएगा, पास बहुत जल्दी आ जाएगा। तो इसलिए अर्थ, द मून इज नॉट मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ, इट्स मूविंग अवे मे बी। पर वो डिस्टेंस, अब वही बात है ना, अगर कोई एग्जांपल देगा यार मून जो है अर्थ के आसपास घूम रहा है वो इक्विलिब्रियम है, अकॉर्डिंग टू अस इट्स इक्विलिब्रियम, क्योंकि वो चेंज हम इतनी आसानी से मेजर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, शायद हमें उस डिस्टेंस को मेजर करने में, उसको देखने के लिए शायद 1000 साल की जरूरत पड़े उसको सिग्निफिकेंटली मूव करने के लिए, या हमें बहुत ही प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो दैट्स व्हाट वी हैव एज इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम की। डायनेमिक इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम, केमिस्ट्री का कोई भी इक्विलिब्रियम स्टैटिक नहीं हो सकता, बिकॉज केमिस्ट्री डील्स विद अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, इट डजंट डील विद वन पार्टिकल। ठीक है, केमिस्ट्री में कहीं पर भी कोई भी चीज जो हम स्टडी कर रहे हैं वो कभी भी वन पार्टिकल सिस्टम होता ही नहीं है। तो केमिस्ट्री के सारे इक्विलिब्रियम डायनामिक है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम एज पर द स्टेट्स। सर बोलो। सर डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखा दो सर। डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन नहीं लिखी ना हमने, लिख लो। नहीं सर। An equilibrium in which continuous changes, an equilibrium in which continuous changes take place but they exactly cancel each other so that they exactly cancel each other so that the net change is zero. Is termed dynamic equilibrium. Is termed dynamic equilibrium. Full stop. A system consisting of independently moving
multiple particles can never be in static equilibrium. Can never be in static equilibrium. ठीक है, full stop. Since all system in chemistry, consist of multiple independent moving particles all chemical equilibrium are dynamic equilibrium. रिपीट करना सर दोबारा से, पार्टिकल All- के बाद. multiple particle, all chemical equilibrium are dynamic equilibrium. ठीक है, तो केमिस्ट्री के जितने भी इक्विलिब्रियम है सारे के सारे डायनामिक इक्विलिब्रियम है. So that was a classification of the equilibrium on the basis of static and dynamic equilibrium, how they appear compared to the surroundings. ठीक है, अब हम बात करेंगे एक और इक्विलिब्रियम की, एक और क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम की, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट्स और द फेजेस ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स इन्वॉल्व्ड. ठीक है, अब देखो एक बात का ध्यान रखना, अब हम जितने भी इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं हम सारे के सारे डायनामिक इक्विलिब्रियम की ही बात कर रहे हैं, अब हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं कर रहे हैं. So now the equilibrium that we talk about are called the homogeneous and heterogeneous equilibrium. ठीक है? Before we talk about homogeneous and heterogeneous, are you aware of the word phase? ठीक है? हमारे पास वर्ड है phase. ठीक है? Phase is the part of a system. It could be the entire system also. It could be a part of the system also. Having definite boundaries. ठीक है? And within those boundaries, you cannot distinguish between the components. मतलब पूरा का पूरा रीजन यूनिफॉर्म है. उसमें कोई डिस्टिंक्शन, कोई वेरिएशन आपको नजर नहीं आ रहा. इस पूरे रीजन में आपको कोई दूसरी बाउंड्री नजर नहीं आ रही, कोई पार्टिकल नजर नहीं आ रहा, कोई वेवीनेस नजर नहीं आ रही, कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं है, कोई टेम्परेचर चेंज नहीं है. दैट इज कॉल्ड अ फेज. नजर क्यों नहीं आ रही? नहीं, नजर क्यों नहीं आ रही? क्योंकि है नहीं. ठीक है, और एक बात का ध्यान रखो, जो हमें नजर नहीं आ रहा वो है नहीं. सिंपल एज दैट. ठीक है, हमें कैसे पता कि है? हमें दिख रहा है. जब हमें दिख नहीं रहा तो नहीं है. दैट्स व्हाट वी डिफाइन. देखो हम अपने हिसाब से क्लासिफाई करते हैं हर चीज को. ठीक है, तो अब जैसे कि अगर मान लीजिए हम लेते हैं एयर को, ये एयर है, हमें क्या इसमें कोई पार्टिकल नजर आ रहे हैं? नहीं नजर आ रहे, तो ये सिंगल फेज है. हमने पानी में चीनी डाल दी, घोल दी, अब उसमें क्या चीनी के पार्टिकल दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, सिंगल फेज है. चीनी हमने डाली है, डली हुई हमें दिख रही है, देख नीचे चीनी पड़ी हुई है, ये मल्टीपल फेज है. टू फेज तो मिनिमम है ही है, क्योंकि हमें दिख रही है चीनी, हमें पानी दिख रहा है, चीनी दिख रही है, टू फेज हो गए. नहीं, तब भी हमें दिख जाएगी. और अगर हमें पानी में हमने कलर मिला दिया, कलर मिला भी दिया, तो भी तुम्हें चीनी के पार्टिकल दिखाई दे जाएंगे, दिख जाएंगे बेटा, जब तक वो कलर एक मिला दिया. अगर तुमने इंक डाल दी,
पानी में तो कल नहीं दिखाई देगा चीनी का दाना, लेकिन अगर इंक डाल दी तो तुम्हें ये पता चल रहा है ना कि इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो इसमें कुछ है, पानी के अलावा कुछ है. दैट इज कॉल्ड अ colloid. A colloid is not homogeneous. ठीक है, वो पार्टिकल हमें चाहे दिखाई नहीं दे रहे लेकिन हमें पता है, तो हेट्रोजेनस हो गया. ठीक है, अगर मान लीजिए पानी में हमने कॉपर सल्फेट मिला दिया, पूरा पानी यूनिफॉर्मली ब्लू हो गया. अब वो यूनिफॉर्मली ब्लू होने की वजह से हमें इतना पता चल गया कि भैया ये नहीं पता कि ये बॉटल का ग्लास ब्लू है या बॉटल अंदर पानी ब्लू है. पता है, बहुत टाइम तक, सच बता रहा हूं मैं, अपनी बात बता रहा हूं, बहुत टाइम तक मैं स्प्राइट को ये समझता रहा कि स्प्राइट ड्रिंक ग्रीन है. स्प्राइट इज ग्रीन इन कलर. अरे भैया पता चल गया मुझे, लेकिन बहुत टाइम तक मैं सोचता रहा स्प्राइट ग्रीन है. पता नहीं यार, एक्चुअली बॉटल ग्रीन कलर की हमारे पास है, माउंटेन ड्यू, मुझे अब तक नहीं पता माउंटेन ड्यू ग्रीन होती है या नहीं होती. ठीक है, होती होगी. वो बॉटल हमारे सामने, बॉटल ग्रीन कलर की है, बॉटल से पी लिया, बात खत्म. यहां पे निकाल के कौन देख रहा है कि वो किस कलर की है. ठीक है, दैट इज अ सिंगल फेज. जहां पे आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओ कि हमने कुछ इसमें डाला हुआ है या है ही वैसा, वो सिंगल फेज है. कॉलॉइड्स आर मल्टीफेज, सस्पेंशन ऑब्वियसली आर मल्टीफेज. ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, फेज तो समझ में आ गया. ठीक है, फेज की डेफिनेशन समझ में आ गई. फेज की डेफिनेशन में लिखाई नहीं, लिख लो. अ पार्ट ऑफ द सिस्टम having definite boundary, the part of a system having definite boundary within which the components cannot be distinguished, cannot be distinguished. That is no other boundary क्या सर दोबारा रिपीट that is no other boundary can be identified no other boundary can be identified is termed a phase. ठीक है, it's a uniform region, absolutely uniform. The intrinsic properties such as temperature, density, concentration, composition, color, refractive index, they are same. ठीक है, so that is what we call as a phase. Now ये तो हमने फेज को डिफाइन कर दिया. ठीक, a system having a single phase is termed homogeneous. ठीक है, a system having a single phase is termed homogeneous. ठीक है, clear? A solution is a homogeneous system. Clear? एक सिंपल सी बात बताऊं, a homogeneous mixture has a name, solution. ठीक है, और अगर ऐसा कोई मिक्सचर है जिसमें हमें पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे एक लिक्विड के अंदर हमने थोड़ी सी मिट्टी डाल दी तो मिट्टी के पार्टिकल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, तो वो सस्पेंशन कराता है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स. और अगर पार्टिकल दिखाई नहीं दे रहे,
एक पानी के अंदर अगर हमने थोड़ी सी मिट्टी डाल दी तो पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं मिट्टी के, जो पार्टिकल मिट्टी के दिखाई दे रहे हैं दैट बिकम्स सस्पेंशन, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अगर हमें पार्टिकल दिखाई नहीं दे रहे लेकिन हम एक सिस्टम के आर पार देख नहीं पा रहे हैं, उसे कहते हैं कॉलॉइड। ना पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं लेकिन हम आर पार भी देख नहीं पा रहे, वो कॉलॉइड है। ठीक है, हम सर आर पार देख सकें तो वो सस्पेंशन है। वो सॉल्यूशन है। पार्टिकल दिखाई ना दे और हम आर पार देख सकें तो वो सॉल्यूशन है, तो सस्पेंशन है। अगर पता चल रहा है डाला है तो सस्पेंशन है। फूड कलरिंग डाल रखी है तो क्या तुम्हें पार्टिकल उसके अंदर, क्या फूड कलरिंग के थ्रू तुम्हें दिख रहा है कि कुछ बीच में है? जैसे अगर मिल्क डाल दिया तो उसमें दिख रहा है, लेकिन अगर वो पूरा सिस्टम कलर्ड है, आपको ये नहीं पता कि वो बॉटल कलर्ड है या सिस्टम कलर्ड है, तो वो सॉल्यूशन है। लेकिन अगर तुम्हें ये पता चल रहा है कि अंदर कलर है, जैसे कि तुमने लाइट डाली तो लाइट अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है, वो कॉलॉइड है। कॉलॉइड में पाथ नजर आ जाता है। ठीक है, सस्पेंशन में पार्टिकल भी नजर आ जाते हैं। सॉल्यूशन में ना तो पार्टिकल नजर आते हैं ना पाथ नजर आता है। सॉल्यूशन में यही नहीं पता चलता कि इस सिस्टम में कुछ है या नहीं है। यहां पे जैसे बीच में अगर मैं देखूं, यहां पे बीच में कुछ है या नहीं है मुझे नहीं पता। ठीक है, क्लियर? सॉल्यूशन के अंदर तुम्हें ये नहीं पता होता कि बॉटल कलर्ड है या अंदर का सिस्टम कलर्ड है, या अंदर कुछ है भी या नहीं, बॉटल खाली है भरी हुई। सॉल्यूशन में पता नहीं चलेगा, सस्पेंशन में पता चल जाएगा, कॉलॉइड में पता चल जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, फाइन। तो ये हमारे पास है होमोजेनियस सिस्टम्स। ठीक है, अब वेरी ऑब्वियसली हेट्रोजेनियस सिस्टम भी समझ में आ जाता है। कम से कम दो, कम से कम दो फेज। ठीक है, तो वो हो जाएगा हेट्रोजेनियस सिस्टम। अब एक बात का ध्यान रखना, अगर एक सिस्टम में दो स्टेट ऑफ सब्सटेंस है, यानी कि एक सॉलिड और लिक्विड है, लिक्विड और गैस है, ठीक है, सॉलिड और गैस है, यानी कि अलग स्टेट्स में है, तो वेरी ऑब्वियसली वो हेट्रोजेनियस है। लेकिन कई बार ऐसे भी सिस्टम हो जाते हैं जहां पे स्टेट सेम है लेकिन फिर भी वो हेट्रोजेनियस हो जाते हैं। दो नॉन मिसिबल लिक्विड्स, कुछ भी एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं आपके पास। वो अलग बात है कि गैसेस हमेशा होमोजेनियस सिस्टम बनाती हैं। गैसेस में कभी भी हेट्रोजेनियस नहीं बनता, गैसेस ऑलवेज फॉर्म अ सॉल्यूशन, क्योंकि गैस के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वो डिफरेंट एक ही सिस्टम बना दे। तो गैसेस अगर इन्वॉल्व है तो दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी होमोजेनियस। ठीक है, ice in water will be the example of suspension. That's heterogeneous. Okay. चलिए अब आई थिंक ये समझाना भी बहुत इजी हो गया। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, when all the components are in the same phase, when all the components are in the same phase, it is homogeneous equilibrium. When all the components are in the same phase, it is homogeneous equilibrium. ठीक है, फुल स्टॉप। और ये जो बात तो मैं बोल रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुन लो। सर It is दोबारा से only बोल दो सर। if all the components are in the same phase, it is homogeneous equilibrium. ठीक है, आगे लिखिए। Homogeneous equilibrium are possible only if
only if all components are gases, all components are gases, or dissolved in a common solvent. In liquid state. Dissolved in a common solvent in liquid state. ठीक है? फाइन. तब ही वो होमोजेनियस इक्विलिब्रियम हो सकता है. ठीक है? आई थिंक हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन भी बहुत क्लियर है. An equilibrium involving the components, an equilibrium involving the components in at least two phases is termed heterogeneous equilibrium. ठीक है? Full stop. An equilibrium having a solid component an equilibrium having a solid component or an immiscible liquid is always heterogeneous. कहने का बिल्कुल सीधा मतलब यह है कि आपको कोई कहा जाता है ये इक्विलिब्रियम है. सर इमिसिबल माने क्या होता है? इमिसिबल मींस इमिसिबल का मतलब यह है कि जो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं होते, जैसे ऑयल एंड वाटर. तेल और पानी मिक्स नहीं होते, बेंजीन और पानी मिक्स नहीं होते, तो वो इमिसिबल लिक्विड्स हैं. तो अगर आपसे ये कहा जाता है कि इस पूरे सिस्टम के अंदर कहीं लिखा हुआ सॉलिड, तो दिमाग मत लगाओ, हेट्रोजेनियस है, बात खत्म. वो होमोजेनियस इक्विलिब्रियम है ही नहीं, वो हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम है. ठीक है? और वहां पे किसी सिस्टम के अंदर लिखा हुआ है लिक्विड और दूसरा लिखा हुआ है लिक्विड. अगर दो लिक्विड वर्ड लिखे हुए हैं कहीं पे, दो चीजों के नीचे लिक्विड लिखा हुआ है, हेट्रोजेनियस है वो. क्योंकि दो को लिक्विड सिर्फ तब लिखा जाता है जब दोनों एक दूसरे में इमिसिबल हो. जैसे अगर मान लीजिए पानी है, पानी के अंदर हमने कुछ डाल रखा है, कोई लेट्स से इथेनॉल डाल रखा है, तो पानी को लिक्विड लिखा जाएगा, इथेनॉल को एक्वस लिखा जाएगा, इथेनॉल को लिक्विड नहीं लिखा जाएगा. समझ आ गई बात? क्योंकि हम ये मान के चल पानी सॉल्वेंट है तो उसको तो हमने लिक्विड लिख दिया, लेकिन जो इथेनॉल हम डाल रहे हैं वो पानी में डिसॉल्व हो गया, तो वो वाटर का सॉल्यूशन है, तो एक्वस है. अगर दोनों के साथ लिक्विड लिखा हुआ है, दे आर इमिसिबल, बात खत्म. वरना किसी ने गलती से अगर लिक्विड लिख दिया तो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते. ठीक है? इज इट क्लियर? ठीक है, ओके. तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम. फाइन. अब ये हमने इक्विलिब्रियम की क्लासिफिकेशन की बात की, अब हम चलते हैं दूसरे तरह के इक्विलिब्रियम पर. अब एक इक्विलिब्रियम की बड़ी मजेदार सी बात है, वी टॉक अबाउट फेज इक्विलिब्रियम. अच्छा, फेज इक्विलिब्रियम को फिजिकल इक्विलिब्रियम भी बोला जाता है. ये फिजिक्स का इक्विलिब्रियम नहीं है, ये केमिस्ट्री का फिजिकल इक्विलिब्रियम है. ठीक है? नाउ फिजिकल इक्विलिब्रियम और फेज इक्विलिब्रियम इज द वन in which the reactant and product, the physical equilibrium or phase equilibrium, is the one in which reactant and product have the same
have the same chemical property but are in different phases. ठीक है, अब एक बात देख लो, अगर रिएक्टर और प्रोडक्ट में स्टेट डिफरेंस है तो वेरी ऑब्वियसली फेज तो डिफरेंट है ही. स्टेट डिफरेंस है तो फेज तो डिफरेंट ही है. जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमने पानी ले रखा है, इस पानी में हमने थोड़ी सी बर्फ डाल रखी है, ओके, और इस पूरे सिस्टम को हमने एग्जैक्ट 0 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन कर रखा है. तो अब ये सिस्टम पूरा 0 डिग्री सेल्सियस पर है, आइस भी 0 डिग्री पे है, पानी भी 0 डिग्री पर है. तो यहां पर हीट वाटर से आइस में ट्रैवल करती जाएगी, बट आइस से वाटर में भी तो हीट, वो आइस मेल्ट भी होगी और आइस वाटर फ्रीज भी होगा. क्योंकि नेट हीट हम सप्लाई नहीं कर रहे, तो नेट मेल्टिंग भी नहीं होगी, नेट फ्रीजिंग भी नहीं होगी. जितना पानी फ्रीज हो रहा उतनी ही आइस मेल्ट भी हो जाएगी. ये एक इक्विलिब्रियम बन गया. आइस की शेप बदलती जाएगी लेकिन मास ऑफ आइस एंड वाटर का मास सेम रहेगा, अनचेंजिंग रहेगा. एक्चुअली देखो, हर बुक में लिखा होता है द मास बिकम्स अ कांस्टेंट, द कंसंट्रेशन बिकम्स कांस्टेंट. ठीक है, द कंसंट्रेशन रिमेन्स सेम. नॉर्मल स्टेटमेंट है. मैं ये वर्ड यूज नहीं करता, मैं वर्ड यूज करता हूं अनचेंजिंग. क्योंकि मैंने ये बहुत बार नोटिस किया है कि द मोमेंट आई से द मास बिकम्स कांस्टेंट, तो आप अपने दिमाग में एक कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन कर लेते हो और फिर क्या करते हो, सर इसका भी इक्वल इसके हो गए, इसका भी इसके इक्वल हो गए, इसका भी इसके इक्वल हो गए, सारे इक्वल हो गए. ऐसा नहीं होता. इक्विलिब्रियम का मतलब यह नहीं होता कि ईच कंसंट्रेशन हैज बिकम सेम. इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि अब ये कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, ये अब सेम रहेगी, किसी वैल्यू के बराबर नहीं हो गई. जो भी इसकी वैल्यू अब ये चेंज नहीं होगी. इसलिए ये मेरी टर्म है, बुक्स में नहीं लिखी होती. आई से एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन बिकम अनचेंजिंग. आई डोंट यूज द वर्ड कांस्टेंट, ऑल्दो कांस्टेंट वर्ड इज परफेक्टली राइट. आप उसको मिस इंटरप्रेट कर देते हो. ठीक है, कांस्टेंट वर्ड लिटरली मीन्स अनचेंजिंग, बट समहाउ हम उस कांस्टेंट को किसी कांस्टेंट से रिलेट कर देते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हो. मुझे रियली मेरे को अब तो खैर मुझे पता है ना कि तुम कहां जाके कंफ्यूज होते हो. तो दैट इज वाई आज मैं क्लियर करके चलता हूं. इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं है कि सारी कंसंट्रेशन एक दूसरे के बराबर हो गई है. इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि ये जो कंसंट्रेशन एक सब्सटेंस की है, ये थ्रू आउट द टाइम यही रहेगी. दूसरे की कोई और कंसंट्रेशन है, वो भी वही रहेगी. ये है, कोई चेंज नहीं आएगा. बेटा 1 डिग्री नहीं है ना कोई भी. देखो बेटा सुनो, एक बात शांत से रहो. अगर मैं बोल रहा हूं इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि पूरे सिस्टम का एक फिक्स टेम्परेचर है, कोई चेंज नहीं है. लेकिन ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है, तो जितने बॉन्ड्स ब्रेक होंगे उतने ही बॉन्ड्स बन जाएंगे. तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसकी अपीयरेंस चेंज होती जा सकती है. इट इज समथिंग लाइक कि आइसबर्ग है, इट्स फ्लोटिंग इन द सी. उस आइसबर्ग का मास इस टाइम चेंज नहीं हो रहा, लेकिन उस आइसबर्ग की अगर माइक्रो नेचर पे जाओगे तो उसकी शेप बदल रही है. जितना मेल्ट हो रहा है उतना फ्रीज भी हो रहा है. कांस्टेंट, वो इक्विलिब्रियम है. ठीक है, अब ये थोड़ी ना कि आइसबर्ग का मास और सी का मास बराबर हो गया है. मास ऑफ ईच ऑफ देम इज कांस्टेंट बट नॉट इक्वल टू सम अदर कांस्टेंट. तो इसलिए मैं वर्ड यूज करता हूं अनचेंजिंग. एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन, द masses of each component become unchanging. ठीक है, this is a dynamic equilibrium. Process has not stopped, but the net process is zero. जितना फॉरवर्ड में जा रहा है उतना बैकवर्ड में जा रहा है, नेट चेंज जीरो है, इसलिए इक्विलिब्रियम है.
ठीक है। सो दिस इज वन थिंग कॉल्ड अ फेज इक्विलिब्रियम और फिजिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहां पे सॉलिड के अंदर और लिक्विड के अंदर दोनों में वाटर का नेचर तो सेम ही है ना, केमिकल नेचर तो सेम है, फिजिकल स्टेट डिफरेंट है। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें ढक्कन लगा रखा है, इसमें पानी है, पानी का यहां पे वेपर्स है, ये है हमारे पास सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। ठीक है। यहां पर हमारे पास सॉलिड, सॉरी नॉट सॉलिड, लिक्विड वेपर। वेपर इक्विलिब्रियम देखो यार, गैस थोड़ी सी ना मेरे को बुरा लगता है, वैसे कोई अगर लिक्विड गैस बोलता तो भी वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समा मुझे थोड़ी सी ज्यादा जानकारी है ना, तो इसलिए मैं ज्यादा कंफ्यूज हो जाता हूं, क्योंकि वेपर इज अ सब्सटेंस बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, अ गैसियस सब्सटेंस बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर, अ सर गैस इज अ सब्सटेंस अबव क्रिटिकल टेम्परेचर। बोलो गगन। सर ये जो साइन लगाया लिक्विड और वेपर के बीच में, सर ये साइन कैसे कर रहा है? ये शो कर रहा है कि जितना लिक्विड, ये देखो, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट बात है, हमने एक रिएक्शन जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, एक रिएक्शन जा रहा है इस डायरेक्शन में, ये एरो बताता है कि रिएक्शन इधर जा रहा है, ये एरो बता रहा है रिएक्शन इधर जा रहा है। इन एरो का जो साइज है, लेंथ है, वो ये बताता है कितना रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, कितना बैकवर्ड जा रहा है। अगर मैंने ये बता दिया, ऐसे बना दिया, तो इसका मतलब है फॉरवर्ड ज्यादा जा रहा है, बैकवर्ड कम जा रहा है, तो नेट रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है। अगर मैंने बना दिया ऐसे और ऐसे, तो इसका मतलब है नेट रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है। अब अगर मैंने बना दिया ऐसे और ये बराबर, तो इसका मतलब है जितना फॉरवर्ड जा रहा है जितना बैकवर्ड जा रहा है। अब होता यह है कि हमें ना इरिटेशन होती है ऐसे, हम आलसी लोग हैं, केमिस्ट्री वाले अल्टीमेट आलसी होते हैं, तो वो कहते हैं यार ये दो एरो क्यों बनाए, तो हम क्या करते हैं, एक ऐसे बना दिया आधा एरो, ठीक है, और एग्जैक्ट इसके बराबर बना दिया दूसरा एरो। नाउ दिस बिकम्स द साइन ऑफ इक्विलिब्रियम, एंड दैट टू डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम का साइन बन जाता है कि यहां पे रिएक्शन रुका नहीं है, रिएक्शन कॉन्टिन्यूअसली जा रहा है, लेकिन जितना फॉरवर्ड जा रहा है उतना ही बैकवर्ड जा रहा है, तो नेट रिएक्शन जीरो हो गया, कंसंट्रेशन अनचेंजिंग हो गए। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो इस साइन का मतलब ये होता है। ठीक है, ओके, सो ये हमारे पास लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम बन गया। अब हमारे पास और भी इक्विलिब्रियम हो सकता है, हमारे पास एक, मान लीजिए एक कंटेनर लेके उसको क्लोज कंटेनर में आयोडीन डाल दिया, तो वहां पे वो सबलाइम कर जाएगा। अब सबलाइम करके पता होगा क्या, आपने एक कंटेनर में आयोडीन डाल दिया, आपको आयोडीन के वेपर्स दिखाई देते हैं, एंड देन यू विल फाइंड कि जो सरफेस ऑफ द कंटेनर है उसके ऊपर आयोडीन डिपॉजिट हो रहा है। अब धीरे धीरे पूरा यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, एंड दैट इज एंट्रोपी। क्रिस्टलाइन ऑर्डर्ड है, पूरा फैलते चला गया, डिसऑर्डर हो गया, अब वो डिसऑर्डर होते होते एक मैक्सिमम डिसऑर्डर पे पहुंच गया, जब मैक्सिमम डिसऑर्डर पहुंच गया तब इक्विलिब्रियम आ गया। नेट इवेपोरेशन, नेट सब्लिमेशन एंड नेट कंडेंसेशन बैलेंस्ड। पर अभी भी वो होता जा रहा है, वो रुक नहीं रहा। ठीक है, तो वो आ गया एक सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, सब्लिमेशन वाला। ठीक है, अब एक और मजेदार से इक्विलिब्रियम की बात करें। हमारे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने डाला, क्या डाला, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड डाल दिया। देखो मैं अलग अलग कलर यूज कर रहा हूं, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड और पानी के कलर में कोई फर्क नहीं है, दे बोथ आर कलरलेस। लेकिन हाँ, अगर पानी और कार्बन डाइसल्फाइड लोगे, दे आर इमिसिबल लिक्विड, एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, तो वहां पे तुम्हें एक बीच में क्लियर लाइन दिखाई दे जाएगी, तो आपको दिख जाएगा वो दो फेज है, दोनों कलरलेस हैं, दोनों लिक्विड्स हैं, बट दे आर टू फेजेस। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास है कार्बन डाइसल्फाइड, दिस इज CS2। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड की डेंसिटी पानी से ज्यादा है। ठीक है, तो कार्बन डाइसल्फाइड वुड फॉर्म अ लोअर लेयर, और हम इसके ऊपर पानी डाल देंगे तो वाटर इज गोइंग टू फॉर्म एन अपर लेयर। तो ये दो लेयर बन गए, दिस इज H2O। ठीक है,
अब दिस इज अ टू फेज सिस्टम, यहां पे कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, ये टू फेज सिस्टम है सीधा सीधा। अब हमने क्या किया, इस सिस्टम में एक आयोडीन का क्रिस्टल डाल दिया और उसको अच्छी तरह शेक कर दिया। नाउ व्हाट हैपेंस इज, थोड़ी सी आयोडीन पानी में डिसॉल्व हो जाएगी और थोड़ी सी आयोडीन कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व हो जाएगी। इनफैक्ट कार्बन डाइसल्फाइड में ज्यादा आयोडीन डिसॉल्व होगी, नॉन पोलर है ना, पानी में बहुत थोड़ी सी होगी। तो होगा ये कि यहां पर ये आयोडीन के पार्टिकल्स हैं, ये आयोडीन आ गई इसमें, ठीक है, और थोड़ी सी आयोडीन यहां आ गई। ये जो कार्बन डाइसल्फाइड लेयर है वो प्रॉपर वायलेट दिखाई देगा, और जो वाटर लेयर है वो बहुत पेल सा वायलेट, शायद नोटिस भी ना कर पाओ, दिखाई देगा, ठीक है। नाउ जो आयोडीन पानी में है वो कॉन्टिन्यूअसली कार्बन डाइसल्फाइड में जा रही है, और जो आयोडीन कार्बन डाइसल्फाइड में वो कॉन्टिन्यूअस पानी में जा रही है, सच दैट द कंसंट्रेशन इन वाटर बिकम्स अनचेंजिंग, लोग बोल देते हो कांस्टेंट, concentration in carbon disulfide becomes unchanging and the ratio of the concentration becomes a constant, ठीक है। ये जो यहां पे हमने एक्सपेरिमेंट की बात की है, दिस एक्सपेरिमेंट इज द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, मतलब कि हम किसी कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर देते हैं, वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है। ठीक है, नाउ दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फेज इक्विलिब्रियम। क्या वॉयलेट कलर एक बार जो अचीव कर लेगा वो अब चेंज नहीं होगा जब तक टेम्परेचर सेम है। देखो कंडीशंस हमें सेम रखनी पड़ेंगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन डिपेंडेंट, कंडीशनल है, जैसे हमने बोला ना स्टेबिलिटी कंडीशनल है, तो जब स्टेबिलिटी कंडीशनल है तो इक्विलिब्रियम भी तो कंडीशनल हो गया। नहीं की है हमने, प्रॉपर्ली इसको इंसुलेट कर लिया है, पूरा सिस्टम ही ऐसा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेंटेन्ड है। जैसे हम आइसबर्ग्स की बात करते हैं, पानी के अंदर वहां पे पूरा एनवायरमेंट का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, तो आइसबर्ग का साइज चेंज नहीं हो रहा, वो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग इज डिस्टर्बिंग द इक्विलिब्रियम। ठीक है, फाइन। So that's what we have as the phase equilibriums, ठीक है। And very obviously अगर phase equilibrium छोड़ देंगे तो we are going to get on to non-phase equilibrium. Now these non-phase equilibriums are termed chemical equilibriums. अब डेफिनेशन तो बहुत इजी है केमिकल इक्विलिब्रियम्स की। The equilibrium in which the reactant and product, the equilibrium in which the reactant and product have different chemical properties. That is, they are different compounds.
Reactant and प्रोडक्ट के product, बाद क्या सर? the reactant and product have different chemical properties. The reactant and product have different chemical properties. That is, there are different chemical compounds. There are different chemical compounds are termed chemical equilibrium. ठीक है? ओके। अब केमिकल इक्विलिब्रियम के हमारे पास बहुत 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 सारे एग्जांपल्स हैं। अब बचे हुए चैप्टर में हमें केमिकल इक्विलिब्रियम का एक एग्जांपल ही करना है, तो इस समय मैं कोई एग्जांपल नहीं दे रहा। ठीक है? यहां तक किसी ने कुछ भी पूछना है? कोई भी पॉइंट, कोई भी लाइन जो आपको लग रहा है कि आपने पूछनी है? देखो, हाँ, अरे यार मैंने वही तो बोला कि एग्जाम्पल नहीं देना चाह रहा मैं अभी, अब तो सारे एग्जाम्पल ही देंगे। हाँ, सब्लिमेशन में वो इक्विलिब्रियम है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम में कंडीशन सेम है, तो कंडीशन सेम के अंदर एक बात का ध्यान रखना कि टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, वो और इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड ऑलवेज एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इन अ क्लोज्ड सिस्टम। ओपन सिस्टम में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश ही नहीं होता। इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज एस्टैब्लिश्ड इन अ क्लोज्ड सिस्टम। बेटा एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि आयोडीन का जो उस कंटेनर में वेपर प्रेशर है वो कांस्टेंट हो जाएगा। हमारे एक्चुअली अमाउंट ऑफ आयोडीन से मतलब नहीं है। तुम आयोडीन का वो वेपर प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। वेपर प्रेशर कांस्टेंट का मतलब है जितना इवापोरेट हो रहा है, जितना सब्लाइम कर रहा है, उतना ही कंडेंस हो रहा है। तो उस सिस्टम के अंदर इक्विलिब्रियम पहुंच जाए, उसके बाद तुम 10 ग्राम आयोडीन और डाल दो, इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पे हम गैस की कंसेंट्रेशन की बात करें, सॉलिड की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। Now when we talk about the word called chemical equilibrium, हम जनरली केमिकल इक्विलिब्रियम को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, A of A plus B of B in equilibrium with C of C plus D of D. स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना? ठीक है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो ऑब्वियस बात मानी जाती है मैं वो बता रहा हूं, तो हो सकता है तुम्हें लगे ये भी कोई बताने वाली बात है। वो ये, द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आर यूज्ड टू बैलेंस द इक्वेशन। ठीक है, पता है हमें। द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैव एब्सोल्युटली नथिंग टू डू with the amount of each reactant and product present. रेशियो भी किस चीज का, ध्यान से समझो। The stoichiometric coefficient simply tell us that when the reaction takes place, what will be the ratio of the reactant being consumed and the product being formed in moles. अगर इसका A मोल कंज्यूम हुआ, अगर, तो इसका B कंज्यूम होगा, इसका C बनेगा और इसका D बनेगा। ये है बस। ठीक है, ए का कितना अमाउंट है हमें नहीं पता, ए अमाउंट है हमें नहीं पता। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम में लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट वर्क नहीं करता। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम में रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होता। यही तो बात है। ठीक है ना?
और इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि when the system reaches equilibrium all the reactant and all the products are present in the system, तभी इक्विलिब्रियम है। अगर कोई एक चीज गायब हो गई तो वो इक्विलिब्रियम नहीं है, वो कंप्लीशन है। तो इसलिए कोई भी चीज पूरी तरह कंज्यूम ही नहीं हो रही तो लिमिटिंग रेंज में कंसेप्ट कहां से आएगा? ये बात समझ में आ गई? ठीक है। कई बार लोग सर ये तो इतना कम है, इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? भैया तुम्हें क्या करना, कम है तो भी उससे भी कम कंज्यूम होगा, बच जाएगा फिर भी। समझे? ठीक है, ओके। सो दैट्स व्हाट वी हैव रिटन द इक्वेशन, द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है। अब अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, अब देखो हम फॉर एग्जांपल एक होमोजेनियस सिस्टम की बात कर लेते हैं। ठीक है। और होमोजेनियस सिस्टम की जब हम बात करते हैं हमें तसल्ली कब मिलती है? हम कहते हैं यार सारे गैसेस है, टेंशन ही नहीं है, कोई डिजॉल्व हो रहा है, कितना डिजॉल्व हो रहा है, प्रेसिपिटेट कर रहा है, नहीं कर रहा, गैसेस है, पहाड़ में जाए, इट्स ऑलवेज अ सॉल्यूशन, इट्स ऑलवेज होमोजेनियस। तो हमने ए बी सी डी सबको गैसेस ले लिया। ठीक है। अब यहां पर कुछ छोटे छोटे प्रॉपर कंसेप्ट्स हैं, बहुत छोटे छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। ठीक है। सबसे पहला कंसेप्ट है एक्टिव मास का। ठीक है। एक्टिव मास का, एक्टिव मास is the mass of the reactant which is actually influencing the rate of reaction. ठीक है, clear? It's not necessarily the mass of the reactant. ठीक है, clear? अब समझो, लिखो, लिख लो डेफिनेशन, लिख लो एक्टिव मास। Active mass is the quantity which affects the rate of the reaction. Active mass is the quantity which affects the rate of the reaction. ठीक है? Okay. For single step simple reactions, for single step simple reaction, the active mass is the concentration of the reactant. For single step simple reaction, the active mass is the concentration of the reactant raised to the power the stoichiometric coefficient, raised to the power their stoichiometric coefficient. ठीक है, यानी कि एक्टिव मास ऑफ ए इन दिस केस वुड बिकम कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज्ड टू पावर ए, एक्टिव मास ऑफ बी विल बिकम कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज्ड टू पावर बी, active mass of C would become C raised to power C, D raised to power D, if it's a single step simple reaction. ठीक है? सर हम स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को हम पावर में क्यों ले रहे हैं? हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पावर में ले नहीं रहे हैं, पावर में वो है, और ये हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया है
कि द एक्टिव मास बिकम्स द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, दिस रिएक्शन शुड बी अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, और एक बहुत खास बात इसमें, बहुत ही खास बात, एवरी इक्विलिब्रियम इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। इक्विलिब्रियम सिंगल स्टेप नहीं है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन एक सिंगल स्टेप को रिप्रेजेंट करती है। हम इक्वेशन इस तरीके से लिखते हैं कि वो सिंगल स्टेप को रिप्रेजेंट करे। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन के अंदर एक्टिव मास बिकम्स द कंसंट्रेशन टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, अब बाकी इसके बारे में अगर हम बात करेंगे कैसे डिटेल में क्या इसका है, क्या फंक्शनिंग है, वो एक नेक्स्ट चैप्टर में आता है, 12th क्लास के चैप्टर काइनेटिक्स में, वहां पे हम इसको समझ पाते हैं कि आखिरकार ये पावर है क्या। फॉर द टाइम बिंग वी आर हैप्पी विद इट। ठीक है, तो यहां पर दिस बिकम्स द एक्टिव मास। ठीक है, एक्टिव मास हमें समझ में आ गया क्या होता है। तो एक्टिव मास इज द कंसंट्रेशन विच एक्चुअली अफेक्ट्स द रेट ऑफ द रिएक्शन। अब देखो, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके एक्टिव मास का बड़ा पिक्यूलियर पंगा होता है। जैसे कि एक वर्ड है जिसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट। नाम सुना है सॉल्वेंट का? कैन यू डिफाइन व्हाट द सॉल्वेंट इज? अब समथिंग में समथिंग डिसॉल्व कर देगा, तो जो समथिंग में समथिंग डिसॉल्व हुई, उस समथिंग में भी तो समथिंग डिसॉल्व हो गया है। एनीथिंग जो कि ग्रेटर क्वांटिटी में हो, कंसंट्रेशन में, कि जो ज्यादा हो, वो भी सॉल्वेंट होना ही जरूरी नहीं है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम चैप्टर के लिए और थर्मोडायनामिक्स चैप्टर के लिए, काइनेटिक्स चैप्टर के लिए, इन चैप्टर्स के लिए हमारे पास एक बहुत ही टिपिकल डेफिनेशन है सॉल्वेंट की। ठीक है, नाउ व्हाट इज दैट डेफिनेशन इन सॉल्वेंट? पहली चीज, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन ऑफ सॉल्वेंट, द सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट which is present in a huge excess so that a small change in its concentration does not affect its availability to the reaction. That is, it does not affect its active mass and it does not change its rate. वो होता है सॉल्वेंट। ठीक है, एक सॉल्वेंट का एक टिपिकल सा एग्जांपल बता देता हूं, एक्सेस की बात। आप यहां पे सारे लोग बैठे हो, ठीक है, अब एक बार बताओ, मैं ये थोड़ा बोलूंगा कि ये प्रणव तुमने सांस ले लिया, अब मेरे को सांस नहीं आ रही। Am I going to say that? पर तुम्हारे सांस लेने से यहां पे हवा की कंसंट्रेशन तो चेंज हो रही है, पर उस कंसंट्रेशन के चेंज होने से मुझे इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो वो एयर इज अ सॉल्वेंट हियर। प्रेजेंट इज सच अ ह्यूज एक्सेस की स्मॉल चेंज उसके कंसंट्रेशन में कर दिया जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज अ सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट का एक्टिव मास थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और क्योंकि थ्रू आउट द रिएक्शन वो कांस्टेंट रहता है तो हम सॉल्वेंट को इक्विलिब्रियम इक्वेशन में लिखते ही नहीं है। मैंने क्या बोला था कि इट अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन, द एक्टिव मास अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास। तो प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट होता है ना, हम सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में ठूस देते हैं, लिखते ही नहीं अलग से। सॉल्वेंट कंसंट्रेशन इज नेवर रिटन इन द इक्विलिब्रियम इक्वेशन, क्योंकि सॉल्वेंट की अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट रहती है, इसीलिए तो उसको सॉल्वेंट बोल रहे हैं। और क्योंकि वो कांस्टेंट रहती है तो उस कांस्टेंट को हम एक कांस्टेंट में ही डाल देंगे, दो चार कांस्टेंट क्यों लिखे हम। ठीक है, देखो बेटा, एक बात हमेशा अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लो, केमिस्ट्री हार्ड वर्किंग लोगों का सब्जेक्ट नहीं है, आलसी लोगों का है। तो केमिस्ट्री में उन्होंने जो भी कन्वेंशन ले रखे हैं, जो भी चीजें ले रखी है, वो अपना काम आसान करने के लिए और दूसरों को कंफ्यूज करने के लिए ले रखी है। केमिस्ट का एक सोल पर्पस था, वो ये हमें कोई तकलीफ ना हो और कोई दूसरा समझ ना पाए हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, ये उनका काम था। तो इसीलिए हम सीधी सी बात बोलते हैं कि अगर किसी इक्वेशन के अंदर हमें लगता है कि दो कांस्टेंट आने वाले हैं तो हम उन दोनों को जोड़कर एक कांस्टेंट बना देंगे, बात खत्म। ठीक है, ओके।
तो सॉल्वेंट की डेफिनेशन लिख लें, लिखी नहीं ना हमने? लिखिए। द कंपोनेंट which is present in huge excess the component which is present in huge excess so that a small change सर प्रेजेंट that- के बाद क्या है? the component which is present in a huge excess so that a small change in its concentration does not change, small change in its concentration does not change its availability that is its active mass and hence the rate of reaction is termed the solvent. ठीक है? Full stop. The solvent is not mentioned. The solvent is not mentioned in the equilibrium equation the solvent is not mentioned in the equilibrium equation and its concentration is included in the proportionality constant. क्लियर? ठीक है, तो मैंने लास्ट क्या लिखवाया है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. ठीक है, ऐसा नहीं कि हम कांस्टेंट को इग्नोर कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं. इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, बस हमने उसको कांस्टेंट में डाल दिया है. ठीक है, सो दैट हम उसको मेंशन नहीं कर रहे. वो है बट टेकन फॉर ग्रांटेड है. ठीक है? ओके, नाउ वंस वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस, ये हमने इस इक्वेशन की बात कर ली. ठीक है, अब सॉल्वेंट की बात आ गई. अब एक और मजेदार सी चीज है, हम कभी भी सॉलिड और प्योर लिक्विड्स यानी कि प्योर
इमिसिबल लिक्विड्स की कंसंट्रेशन को भी इक्विलिब्रियम इक्वेशन में मेंशन नहीं करते। नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर हम कोई इमिसिबल लिक्विड ले रहे हैं या कोई सॉलिड ले रहे हैं तो उस इमिसिबल लिक्विड या सॉलिड की कंसंट्रेशन उसकी डेंसिटी है, और वो डेंसिटी तो चेंज होने से रही, तो उसको भी डालो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में। नहीं लिखेंगे हम उसे भी, ठीक है। इनफैक्ट एनसीईआरटी में क्वेश्चन आता है प्योर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स आर इग्नोर्ड। इग्नोर्ड नहीं है, उसे भी कांस्टेंट में डाल दिया क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं होती। इज इट क्लियर? जैसे कि हमने वो आयोडीन वाला एग्जांपल लिया था ना, तो आयोडीन वाले एग्जांपल में तुम सॉलिड और भी डाल दोगे तो क्या वो डेंसिटी थोड़ी ना चेंज हो रही है, वो तो फिर वहीं की वहीं है, तो उसकी कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं हो रही, वो भी कांस्टेंट है। वॉल्यूम और मास, ठीक है, तो लिख लीजिए फॉर सर सॉलिड्स, वो स्मॉल सी फॉर सॉलिड्स ये वाला स्मॉल सी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, कैपिटल सी एक कंपाउंड है, ठीक है। फॉर सॉलिड्स एंड प्योर immiscible liquids, for solids and pure immiscible liquids, the concentration is their density. The concentration is their density. Hence, it remains a constant. Hence, it remains a constant throughout the reaction. Remains a constant throughout the reaction and is included in the proportionality constant. ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अब तीसरी चीज देखो, हमने कौन कौन सी चीजों को हम इंक्लूड नहीं करते। एक तो सॉल्वेंट को इंक्लूड नहीं करते, सॉलिड्स को, प्योर लिक्विड्स को नहीं करते, और एक और चीज को इंक्लूड नहीं करते, दैट इज कॉल्ड अ कैटलिस्ट। रुकना मेरे भाई, पहले कैटलिस्ट होता क्या है समझ तो ले, ठीक है। क्या सर, एक बार रिपीट करना। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं। अब कैटलिस्ट होता क्या है वो समझ लेते हैं। एक बात का ध्यान रखो, जब भी हम कैटलिस्ट की बात करते हैं, मेरे पास कैटलिस्ट का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल एग्जांपल है, बहुत सीधा सीधा, और वो है किसी भी बिल्डिंग की सीढ़ियां। किसी भी बिल्डिंग की सीढ़ियां, सबसे अच्छा एग्जांपल जो मुझे आज तक समझ में आया वो यही है। बाकी सब चाहे इफ्स एंड बट्स होती हैं, लेकिन सीढ़ियां आर फॉर मी, आगे मुझे नहीं पता किसी को कोई और एग्जांपल अच्छा लगता हो, तो मेरे को सीढ़ियों का एग्जांपल बेस्ट लगता है एज फार एज कैटलिस्ट इज कंसर्न। सोचो सीढ़ियों का फंक्शन क्या है ना, सीढ़ी किसी चीज को ऊपर नहीं लेके जाती, हाँ उसके थ्रू जाती है। सीढ़ी क्या करती है? हमें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचाती है? अच्छा एक बार बताओ, मार्वल मूवीज अपना नाम तो बता दो। ओ तो पता है भाई, अपना नाम तो बता दो, लेट मी ऑल्सो नो हु यू आर। हाँ अंजलि। क्या? अंजलि। अंजलि, ओके ठीक है। तो नाउ अब हम यहां पर जब इसकी बात करते हैं तो
सीढ़ियां क्या करती हैं? सीढ़ियां हमें कोई एनर्जी नहीं देती, हमसे कोई एनर्जी नहीं लेती, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें एक रास्ता देती हैं, एक पाथ प्रोवाइड करती है, एक ऑल्टरनेट पाथ। टनल भी एक, वो भी एक कैटलिस्ट है, पता है। सीढ़ियां सीढ़ियां है भाई, सीढ़ियां सीढ़ियां है, वो हमें एक ऑल्टरनेट पाथ दे रही हैं। हमारे पास कोई और पाथ भी हो सकता है किसी जगह पे पहुंचने का, लेकिन सीढ़ियां हमें एक ऑल्टरनेट पाथ दे रही है, तो यहां से भी हम पहुंच सकते हैं। तो पहली बात कैटलिस्ट गिव्स अस एन ऑल्टरनेट पाथ टू द रिएक्शन, ठीक है। हाउ? बाय टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। जब आप सीढ़ी पे पैर रखते हो तो फॉर दैट इंस्टेंट यू हैव रिएक्टेड विद इट। उस इंस्टेंट पर सीढ़ी आपने कंज्यूम कर ली। अब उस जगह पे कोई और तो पैर नहीं रख सकता ना, आप खड़े हुए वहां पे, तो सीढ़ी फॉर द टाइम बिंग कंज्यूम्ड है, ठीक है। सो इट टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन, ठीक है। इट स्पीड्स अप द रिएक्शन बाय गिविंग एन ऑल्टरनेट पाथ, बाय टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन and breaking the energy into manageable amounts. आपको जो एक एनर्जी इतनी देनी थी, अब सीढ़ी से आपको इतनी 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 देनी है, तो वो रिएक्शन को मल्टीपल स्टेप्स में ब्रेक कर देता है, ठीक है। और सबसे बड़ी पिक्यूलियर बात पता है क्या है? इट इज रीजेनरेटेड। आपने यहां से पैर उठाया, सीढ़ी फिर से तैयार है, दूसरा व्यक्ति पैर रख सकता है, ठीक है। हजारों लोगों के लिए एक स्टेयरकेस काफी हो जाता है। कैटलिस्ट का ह्यूज अमाउंट नहीं चाहिए होता, स्मॉल अमाउंट चाहिए होता, बिकॉज इट्स बीइंग रीजनरेटेड विद इन द रिएक्शन इटसेल्फ, इट इज नॉट बीइंग कंज्यूम्ड, ठीक है। और कैटलिस्ट की एक बहुत अच्छी बात, जो सीढ़ियां ऊपर जाती हैं वो सीढ़ियां नीचे भी आती है। तो सीढ़ियां जब ऊपर चढ़ने में हेल्प कर रही हैं, वो नीचे उतरने में भी हेल्प कर रही हैं। कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन को भी हेल्प करता है और बैकवर्ड रिएक्शन को भी हेल्प करता है, और सेम अमाउंट से। समझ आ रही है बात? ठीक है। सीढ़ी के बारे में सोचो, एग्जैक्ट वही है कैटलिस्ट, ठीक है। अब सबसे मजेदार बात, कैटलिस्ट इज नेसेसरी, कैटलिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिएक्शन, बट कैटलिस्ट का कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं होता। थ्रू आउट द रिएक्शन सेम है, डालो उसको भी कांस्टेंट में, ठीक है। मैं अनम्यूटेड ही हूं, मैं म्यूट नहीं हूं। बेटा मेरी आवाज जा रही है सबको? जा रही है ना भाई? हाँ सर। हाँ सर, पता नहीं किसको म्यूट करके बैठा है। ओके, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी हैव एज अ कैटलिस्ट। तो हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन के अंदर किस किस को इंक्लूड नहीं करेंगे? वी वोंट इंक्लूड द सॉल्वेंट, वी वोंट इंक्लूड द प्योर सॉलिड्स, वी वोंट इंक्लूड द प्योर लिक्विड्स, वी वोंट इंक्लूड द कैटलिस्ट। सिंपल, ओके। चलिए, अब इतनी चीजें इक्विलिब्रियम के बारे में समझने के बाद अब जरा आते हैं कुछ कैलकुलेशन पर, ठीक है। कैलकुलेशन क्या है? हमारे पास ये दो रिएक्शन हो रहे हैं, ए प्लस बी गिव्स अस सी प्लस डी। तो ये एक रिएक्शन है। मैं किसे अनम्यूट करूं? ये मैं म्यूट हो गया, अब मैं अनम्यूट हो गया। एक मिनट, सर आई थिंक आपने अक्षत को म्यूट कर दिया है। अक्षत को म्यूट हो रहा है तो अक्षत को मैं नहीं सुन पाऊंगा, वो तो मुझे सुन पाएगा। उसने अपना माइक्रोफोन, अपना हेडफोन ऑफ कर दिया होगा। हाँ हो सकता है सर।
Okay, now we are going to talk about this particular equation. यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन, तो यहाँ पे हमारे पास दो रिएक्शन हो रहे हैं. प्लीज अंडरस्टैंड, इक्विलिब्रियम एक रिएक्शन नहीं है, वो दो रिएक्शन है, दो अलग अलग इंडिपेंडेंट रिएक्शन है वो. ठीक है, एक रिएक्शन में ए और बी रिएक्ट करके सी और डी बना रहा है, दूसरे में सी और डी रिएक्ट करके ए और बी बना रहा है. तो हमारे पास दो रिएक्शन, तो ऑब्वियसली हमारे पास दो रेट भी होंगे. ठीक है, लेफ्ट टू राइट वाले को हम बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, राइट टू लेफ्ट वाले को हम बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन. ये हमारा कन्वेंशन है, बात खत्म. सो ये क्यों नहीं, उल्टा क्यों नहीं बोल सकते? भाई तुम्हारी मर्जी, तुम जो बोलो, हम ये बोलते हैं. ठीक है, क्लियर. और एक इंग्लिश की बुक थी, साकी की लिखी हुई, साकी का क्या था, समरसेट मॉम, ऑथर समरसेट मॉम, उसका पेन नेम था साकी. वो बड़ी अजीब सी स्टोरीज लिखता था, उसकी लिखती थी इनफैक्ट. तो उसमें था अ मैन हु स्पोक नो मोर, या फिर पता नहीं उसका नाम था, चाहे बुक उसका चेयर इज अ चेयर, ऐसी कुछ उसका स्टोरी का नाम था. तो उस स्टोरी में क्या था कि a retired person thinks that I want to make something interesting. तो वो क्या करता है, कहता है यार मैं क्या इंटरेस्टिंग करूं, अकेला था वो, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसने कहा था कि एक काम करता हूं, मैं सबके नाम बदल देता हूं. जैसे कि आई विल कॉल द चेयर एन अलार्म क्लॉक. ठीक है, आई विल कॉल द अलार्म क्लॉक डोर. I'll call the door maybe projector. तो वो सबके नाम बदल देता है. ठीक है, और फिर वो अपनी बुक में लिखता जाता है कि अब मैंने इसका नाम ये रख दिया, इसका नाम ये रख दिया, एंड ही स्टार्ट्स प्रैक्टिसिंग इट. थोड़े टाइम में ऐसे करता है वो, ये है वो है, थोड़ा सा मजा आता है उसको. कुछ टाइम के बाद ही फील्स इट्स फनी. ठीक है, like he gets up in the morning, sits on the alarm clock, ठीक है, opens the projector, and इस तरीके से उसको फनी लगने लगता है स्टार्टिंग, और क्या मजा आ रहा है. पर धीरे धीरे वो अपने कन्वेंशंस में इतना डूब जाता है कि he is not able to understand anybody. उसको अजीब लगता है कि यार इनकी अलार्म क्लॉक बजती क्यों है, मैं तो अलार्म क्लॉक पे बैठता हूं. वो जब बोलता है तो लोग समझ नहीं पाते, जब लोग बोलते तो वो समझ नहीं पाता. एंड देन ही स्टॉप्स स्पीकिंग ऑल टुगेदर बिकॉज ही इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट. प्लीज रिमेंबर, कंप्लीट लैंग्वेज इज अ कन्वेंशन. ठीक है, तो आप डिफाई कर सकते हो कन्वेंशन को, लेकिन फिर आपको कोई समझ नहीं पाएगा. तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं कि व्हेन आई से द लेफ्ट टू राइट इज द फॉरवर्ड रिएक्शन, इट्स अ कन्वेंशन. यू कैन चेंज इट, बट अदर पीपल वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड यू एंड यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड देम. सो इसीलिए लोग कन्वेंशन से छेड़छाड़ नहीं करते. समझ आ गई बात? तो अब हमारे पास दो तरह के रेट आ जाएंगे. एक हमारे पास आ जाएगा रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, और एक आ जाएगा हमारे पास रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन. और अब हमारे पास एक लॉ आता है इतनी कहानी सुनाने के बाद. दैट लॉ was proposed by two people. One was Guldberg and another one was Waage. ठीक है, so this is termed as Guldberg and Waage law, and the common name of this law is law of mass actions. ठीक है, अब जो स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं उसको अच्छी तरह याद कर लो. ये स्टेटमेंट इक्विलिब्रियम के लिए वैलिड है. ठीक है, लिख लीजिए. The rate of a reaction is directly proportional to. कैसे रिपीट करना सर? The rate of a reaction
is directly proportional to the rate of a reaction is directly proportional to the product of active masses of the reactants. Product of active masses of the reactant. ठीक है? For a single step reaction, it is proportional to product of concentration of reactants. It is proportional to the product of the concentration of reactants raised to the power their respective stoichiometric coefficients. सर इंस्ट्रूमेंट कोएफिशिएंट की स्पेलिंग लिख देना. Stoichiometric coefficients. ठीक है? ओके, तो यानी कि अगर मैं RF की बात करूं तो RF इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए. अच्छा हां, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ, तो जो भी अंदर लिखा हुआ उसकी कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं. ठीक है? तो कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बी. ठीक है? अब अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन की बात करूं तो प्रोडक्ट बिकम्स द रिएक्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन. तो यहां पर दिस इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू सी रेज टू पावर सी इंटू डी रेज टू पावर डी. ठीक है? ओके, अब यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी है. प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट चाहिए. अब भैया वो सारी चीजें जो हमने कांस्टेंट बनाई थी उसको डालने के लिए भी तो कांस्टेंट चाहिए. ठीक है? तो वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम लिखें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है RF इज इक्वल टू, अब देखो केमिस्ट्री वाले हैं, केमिस्ट्री में कांस्टेंट का मतलब होता है K. ठीक है, बात खत्म. कोई बोलता है अबे कितने K यूज करो, अच्छा ठीक है यार छोटा K यूज कर ले. अबे क्या कर रहे हो, अच्छा बड़ा यूज कर ले यार तू, क्या बात है यार तू K के, अच्छा चल कापा यूज कर ले. बट लगे रहेंगे हम कांस्टेंट K के साथ ही. ज्यादा बात है, एक काम कर यार तू K के नीचे कुछ A लगा दे, B लगा दे, C लगा दे, I लगा दे, P लगा दे, कुछ भी लगा दे, लेकिन लिखेगा तू K ही. तो कांस्टेंट इज K. तो यहां पे जब हम कांस्टेंट लिखते तो ऑब्वियसली वो K है, बट हम छोटा K लगा देते हैं. तो हियर इट बिकम्स K. ये क्या कर रखा है, ओके KF फॉरवर्ड इनटू A ऑफ A, B ऑफ B, यहां पे R B इज इक्वल टू K B C ऑफ C D ऑफ D. इज दैट क्लियर? समझ आ गई ये बात? नाउ ये क्या है, रेट कांस्टेंट. अबे रेट बता रहा है ना,
रेट का कांस्टेंट है ना, रेट कांस्टेंट, बात खत्म। ठीक है, इसे, इस के को कई नाम दिए जाते हैं। इसे रेट कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक है, इसे वेलोसिटी कांस्टेंट कहा जाता है, और इसे स्पेसिफिक रेट भी कहा जाता है। इसे रेट कांस्टेंट कहा जाता है, इसे वेलोसिटी कांस्टेंट कहा जाता है, इसे स्पेसिफिक रेट भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन की बात कर लें। इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन the concentration of each reactant when the concentration of each reactant is 1 unit, 1 molar, 1 bar, मतलब कि 1, ठीक है, that is what we call as the rate constant। ठीक है, ओके। अब ये तो हमने लिख दिया, अब ये तो हमें रेट पता चल गए। नाउ व्हाट इज द इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है? व्हेन द कंसंट्रेशन बिकम अनचेंजिंग, मतलब कि जितना रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है उतना ही रिएक्टेंट बनना चाहिए, जितना प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही कंज्यूम होना चाहिए। मतलब ये कि जितना फॉरवर्ड रिएक्शन जा रहा है उतना ही बैकवर्ड जाना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? द इक्विलिब्रियम वुड बी व्हेन द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, इट इज अंडरस्टूड कि rate of the forward, rate not K, rate of the forward reaction is equal to the rate of the backward reaction at equilibrium. Equilibrium is not a process, equilibrium is a state. बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो इसका मतलब ये है के एफ ए रेस टू पार ए बी रेस टू पार बी। अब एक जबरदस्ती नहीं है यार, दो रिएक्टेंट हो। एक बार स्टूडेंट से मेरे को पूछ लिया, सर इस वाले रिएक्शन में तो एक ही रिएक्टेंट है, बी कहां गया? अबे ठीक है यार, यहां पे ए बी सी डी ई एफ जी एच भी हो सकता है, तो कोई जबरदस्ती नहीं। वो हमने एक ऐसे ही लिख दिया, दो रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट भी हो सकता है, दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इज इक्वल टू के बी सी रेस टू पार सी डी रेस टू पार टी। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, ये सब एट इक्विलिब्रियम चल रहा है। छोटा सा घुमा दे, छोटा सा घुमा के हमारे पास आ जाता है के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू सी रेस टू पार सी डी रेस टू पार डी ए रेस टू पार ए एंड बी रेस टू पार बी। ठीक है, अब के एफ और के बी कांस्टेंट है, तो के एफ और के बी का रेशियो भी तो कांस्टेंट होगा। दिस रेशियो ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट टू द बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज कॉल्ड अगेन के 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 हाँ बस के, यहां पे सिर्फ के है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैपिटल। अब ये डिफरेंस तो करना है ना, कैपिटल के एंड दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कुछ लोग नीचे के नीचे ई क्यू लिख देते हैं, अगेन डिस्टिंग्विश करने के लिए, बड़े सारे के हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है जी, तो आज की कक्षा समाप्त करते हुए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन लिख लें।
the ratio of the forward reaction rate constant, the ratio of the forward reaction rate constant to the backward reaction rate constant the ratio of the forward reaction rate constant to the backward reaction rate constant is termed इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. एक हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट ने लिखा है के का मतलब होता है पोटेशियम. अबे के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है यहां पे. इज टर्म्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ठीक है, आगे लिखिए. इट इज इन टर्न इक्वल टू the product of, it is in turn, in space turn, it is in turn equal to the product of the concentration of products. It is in turn equal to the product of the concentration of products raised to power their respective stoichiometric coefficients, raised to the power their respective stoichiometric coefficients divided by the product of the concentration of the reactant divided by the product of the concentration of reactant raised to the power their respective stoichiometric coefficients at equilibrium. ठीक है, that is the definition of equilibrium constant. ठीक है, ओके. तो अब हम मिलते हैं अगली कक्षा में, और अगली कक्षा हमारी है फ्राइडे. आज मंडे है क्या? हाँ, सोमवार सायकाल 7:30 पर, जो हमारी कक्षा सायकाल 7:40 पर आरंभ होती है. तो हमारी कक्षा का समय तो 7:30 का है, पर हम 7:40 पे कक्षा आरंभ करेंगे, और उस कक्षा में हम इक्विलिब्रियम पार्ट आगे बढ़ाएंगे.